तुम्हें कितनी बार बोला है कपड़ों पे दाग नहीं होने चाहिए। मेरे बेटे के शर्ट पे ये दाग कैसे आया बहू? माँ जी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दूँ? डंडा लाओ रे। माँ जी मत मारिए। कुसुम ने अपनी बहू विद्या को सर पे डंडा मार मार के उसकी जान ले ली। आखिर ऐसी क्या बड़ी वजह हो सकती है? आज कुसुम के बेटे अनमोल की शादी हो गई थी। बड़े धूमधाम से उसने एक सीधी सादी लड़की से शादी की थी, और वो भी अपने सारे घर वालों की मर्जी से। अब शादी का पहला दिन होता है और अमीर घर वाले उसकी बहू यानी कि आते ही सारे नियम समझाने लगते हैं कि उसे खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन साफ करने पड़ेंगे और कपड़े भी धोने पड़ेंगे। और उनके घर में हर किसी को सफ़ेद कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर वो रंग बिरंगी कपड़े भी पहने तो किसी भी कपड़े पे अगर एक भी दाग दिखे तो उन्हें वो मंजूर नहीं होगा। अब ये सब सारी बातें विद्या समझ लेती है और कहती है, माँ जी अब चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब वो सबके लिए खाना तो बना देती है। पहली रसोई के लिए विद्या ने सबके लिए पनीर, रायता, हलवा, बहुत सारी नई नई डिशेस भी बनाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। जब वो डाइनिंग टेबल पे जाती है तो ननंद प्रिया कहती है, अरे वाह भाभी, आपने तो ऐसी सब्जियां बनाई, मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी टेस्टी सब्जियां नहीं खाई होंगी। और पनीर का तो वाह जवाब नहीं। तभी उसकी सास उसे कहती है, हाँ हाँ अब एक काम कर ले, उसे अवार्ड भी ला के दे दे। और गुस्से से उसे देखने लगती है। दूसरी ओर वो उसकी बहू को डांटने लगती है और कहती है, इतना सारा किसने बनाने को कहा था तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है क्या? जितना बोला जाए सिर्फ उतना काम किया करो। अरे जाओ, कुछ तुम्हें पहली रसोई का गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगा, जाओ जाके कपड़े धो। और बेचारी विद्या कपड़े धोने के लिए चली जाती है। जैसे ही विद्या कपड़े धोने लगती है तभी उसकी सास वहाँ पे आती है और कहती है, कहाँ जा रही हो? वो बाथरूम है ना, वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने हैं तुम्हें, हाथ से कपड़े धोने हैं, समझी ना? कैसे जाके कपड़े धोने तुम्हें पता है ना? और विद्या उसे हाँ कर देती है और जाकर विद्या कपड़े धोने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद अच्छे से कपड़े धो देती है। कपड़े तो धुल जाते हैं, लेकिन उसकी सास को वो पहले से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से आती है, ये उसे पता चल चुका था। ना दहेज में कुछ मिला था और उसकी लालची सास हर वक्त उसकी कमियां निकालने में माहिर थी। अब ऐसे ही एक दिन सुबह का समय था, नाश्ते के लिए अनमोल टेबल पे आ रहा था और आकर बैठ जाता है। और नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते ही उसकी माँ कुसुम देख लेती है। अनमोल बेटा, ये तेरे शर्ट पे क्या है? कोई स्टिकर लगा के आया है क्या? तो अनमोल कहता है, अरे नहीं माँ, एक दाग लगा है, पता नहीं शर्ट से कैसे नहीं निकला, मुझे तो लगा निकल जाना चाहिए था, शायद हमें कपड़े भट्टी में देने की ज़रूरत है। तो कहती है, ऐसे कैसे, जा तेरी बीवी को बुला के ला। तभी विद्या वहाँ पे आती है, माँ जी मैं तो आ गई, क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या माँ जी मुझसे? तुझे क्या कहा था बहू मैंने, कपड़ों पे दाग नहीं होने चाहिए, ये मेरे बेटे की शर्ट पे दाग कैसे आया? और उसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है। विद्या उसकी माफ़ी भी मांगती है, लेकिन उसकी सास घमंडी औरत उसकी एक चीज़ सुनने को तैयार नहीं थी। जब सारे घर वाले काम के लिए निकल जाते हैं तो वो कहती है, मैं इस गरीब को इस घर से ही मिटा देती हूँ। और उसकी सर पे डंडे मारने लगती है। तो वहाँ पर विद्या चिल्लाने और चीखने लगती है, उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन निर्दयी कुसुम उसकी एक बात नहीं मानती और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कपड़े अच्छे से धोना, गरीब परिवार की लड़की, अमीरों के घर में रहने के लायक ही नहीं है तू। और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। सर से बहता हुआ खून वहाँ पर लथपथ हो चुका था। अब कुछ ही देर में उसकी लाश भी ठिकाने लगा देती है। और दूसरे दिन वो सबको ये बता देती है कि विद्या घर छोड़ के भाग गई है। ये सारी बातें सुन सारे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि आखिर उनकी बहू ने उन्हें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। वक्त बीतता जाता है और कुछ ही दिनों में अचानक से उसे फिर से विद्या दिखाई देती है। कुसुम कहती है, ये विद्या ही है ना, विद्या बहू? तो उस पर विद्या की आवाज़ आती है, आओ माँ जी, कपड़े धो रही हूँ, तुम्हारे बेटे के भी कपड़े पे दाग निकाल रही हूँ, चिंता मत करना। अब ये डरावनी आवाज़ सुनकर कुसुम डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम? अरे विद्या बहू जैसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? तो चुड़ैल उसे बताती है कि मैं विद्या ही हूँ, तुमने उस दिन मेरा खून किया था ना, तुम्हें नहीं पसंद आए मेरे कपड़े, मैं फिर से धोऊंगी। और उसकी सास डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो उस चुड़ैल को देखकर कहते हैं, ए चुड़ैल, कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आई हो?
तब विद्या कहती है, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसने एक दिन तुम्हारे कपड़े पे दाग छोड़ा था, इसलिए तुमने मेरे सर पे डंडे मार मार के मेरी जान ले ली थी। अब ये सारी बातें सुन अभिषेक और उसका बेटा अनमोल सदमे में चले जाते हैं। अब इन सारे घर वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस सारे मैटर को कैसे सॉल्व करेगी, इस मैटर को ये लोग कैसे हैंडल करेंगे। देखते ही देखते अनमोल कहता है, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की थी और तुम चाहे इंसान हो या चुड़ैल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। और चुड़ैल का मन बहल जाता है। उसकी सास उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, विद्या बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जीते जी तो कभी इंसाफ नहीं किया, लेकिन मैं आइंदा से तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। तभी वो चुड़ैल कहती है, अगर तकलीफ दी तो मैं क्या कर सकती हूँ, जानती हो ना। तो कुसुम बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब देखते ही देखते उनके पूरे घर का, अब चुड़ैल बनी विद्या हर रोज़ उनके घर आती और कपड़े धोने लगती। कभी उसे विद्या को देखने का मन करता तो अनमोल जाकर उससे मिलता और उसे प्यार से बातें करने लगता। अब ये सारी बातें धीरे धीरे देख विद्या का गुस्सा ठंडा होने लगता है और एक दिन कुसुम उसे कहती है, विद्या बहू रहने दो, मैं कपड़े धो दूंगी, तुम आराम से टीवी देखो। तो वो कहती है, इसमें तुम्हारा कोई षड्यंत्र तो नहीं। तो कुसुम कहती है, मैंने कहा तुम्हें, मुझे मेरी गलती का एहसास है, तुम चिंता मत करो। और इस वहीं पे अनमोल भी आ चुका होता है। अनमोल ने सारी बातें सुन ली होती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी विद्या उसे माफ़ कर देती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। विद्या की आत्मा वहाँ से चली जाती है और कुसुम हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छी औरत बन जाती है। रात के 8 बजे जब किचन में पुष्पा देवी जाती है तो उसे बर्तनों की आवाज़ आती है। पुष्पा देवी सोच में पड़ जाती है कि हमारे घर में तो कोई नहीं खाना बनाता और ये मेरे अलावा किचन में कौन है। जैसे ही पुष्पा देवी दरवाज़ा खोलती उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे अंदर एक बहुत डरावनी चुड़ैल दिखती है। और वो चुड़ैल पुष्पा देवी से कहती है, अंदर आ बुढ़िया, तेरे लिए वेज खाना बनाया है। और पुष्पा देवी वहीं पर डर के मारे गिर जाती है। आखिर ऐसा क्या बुरा किया है पुष्पा देवी ने इस चुड़ैल के साथ, आइए देखते हैं। सुबह 7 बजे पुष्पा देवी अपने बेटे के लिए, तुम सारे घर वालों के लिए ना खाना बना बना के मैं थक गई हूँ, जितना भी बनाऊँ कम पड़ जाता है। अब मुझे तो लगता है ना हमें कोई नौकर रखने की ज़रूरत है। नौकर नहीं तो कम से कम तुम देख विकास बेटा, अब तुझे बहू लानी पड़ेगी। अगर बहू नहीं लाएगा ना तो ये सारा काम मेरे ही सर पे रहेगा। मैं ही आज पंडित जी से बात कर ली हूँ, तुम्हारे लिए आज का रिश्ता पक्का कर देती हूँ। किशोर हड़बड़ा जाता है। किशोर कहता है, नहीं माँ, इतनी भी क्या जल्दी है। तो उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है, ज़रूरत क्या नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता देखा है और बहू लाऊंगी मैं ही, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। अब ये सारी बातें सुन विकास डर जाता है और विकास नाश्ता किए बिना ही वहां से उठकर चला जाता है। अब दिन बीतता है और शाम को वो पंडित जी के पास जाने के लिए निकल ही रही होती है। तो पुष्पा देवी जब दरवाजे पे आवाज सुनती है तो वह बाहर देखने आती है। बाहर आते ही फिर से उसे एक जोर का धक्का लग जाता है। दरअसल उसका बेटा विकास शादी करके आया है। विकास ने नम्रता नाम की एक लड़की शादी कर ली है। अब नम्रता विकास जैसे ही दरवाजे में आते हैं, अपने बेटे के खातिर वो उनको घर में तो ले लेती है, लेकिन घर में लेते ही वो उससे कहती है, देख बेटा विकास, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी जरूर की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये भी खून का घूंट पी लूंगी। मन ही मन पुष्पा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मुंह पर वो ऐसा नहीं दिखाती। वक्त बीतता जाता है और अगले दिन सुबह का समय था। अब सुबह नम्रता सबसे पहले उठती है और किचन में चली जाती है। अब किचन में जाती ही वो सबके लिए टेस्टी खाना बनाने लगती है, जैसे कि चिकन बिरयानी, मटन पुलाव, अंडा राइस और शौरमा, बहुत कुछ। इतना टेस्टी खाना कि मानो वो खाना खा के उसके सारे घर वाले अपना सारा गुस्सा थूक दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे वो नाश्ता लाकर टेबल पे हर किसी के सामने रख देती है तो उसकी सास ये देखकर भड़क जाती है और कहती है, अरे बहू, तुझे समझ में नहीं आता, अकल की अंधी, हमारा पूरा घर वेज है, तूने नॉन वेज खाना मेरे किचन में कैसे बनाया। और वहीं पर उसके पर खड़े होकर चिल्लाने लगती है और साथ ही साथ उसे धमकी देती है कि ये गलती तूने आज कर दी, अगर आइंदा से मेरे किचन में कुछ भी नॉन वेज बना तो तू याद रखना, हड्डी पसली एक कर दूंगी। तभी
विकास उसे समझाता है और कहता है माँ आप शांत हो जाओ, मैं उसे समझाता हूँ। और वो नम्रता को समझाता है कि उनके घर में नॉन-वेज खाना नहीं बनता। और वो अपनी माँ से भी कहता है माँ उसे वेज खाना बनाने में वक्त लगेगा, वो सीख, तुम उसे थोड़ा तो वक्त दे सकती हो ना। तो गुस्से में वो वहाँ से उठ के चली जाती है। अब कुछ ही देर में जब वो फिर से टेबल पर आती है तो देखती है कि अब उसने बड़ी मुश्किल से सबके लिए वेज खाना बना दिया होता है। एक पनीर की सब्जी जो उसने बड़ी मुश्किल से बनाई होती है, जो भी टेस्टलेस होती है। उसकी ननद प्रिया कहती है अरे वाह भाभी, सब्जी तो काफ़ी अच्छी बनाई है। दरअसल सब्जी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे बुरा ना लगे इसलिए प्रिया उसकी तारीफ कर रही थी। तभी पुष्पा देवी भड़क जाती है। अरे क्या प्रिया, अकल की अंधी हो गई है क्या तू? क्या खाना बनाया है, पनीर है या पानी है? ये कौन सी सब्जी? क्या माँ बाप ने सिखाया है रे तेरे लड़की? ये विकास क्या लाया है रे नमूना गले में बांधने तू? अब मुझे खाना ही नहीं खाना। और वहां से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे नम्रता वेज खाना बनाना सीख रही थी। कभी कुछ नमक ज्यादा हो जाता तो कभी। अगले दिन सुबह का समय था और वो किचन में जाती है और किचन में देखती है कि आटा दोनों भी खत्म हो गए होते हैं। और वो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अब 1 ही घंटा बचा था, इसलिए वो नॉनवेज खाना बना लेती है। अब जैसे ही उसने बस अंडा राइस ही बनाया था और साथ ही साथ मटन बिरयानी बनाई थी और वो सबके लिए वहां पर टेबल पे जाके रख देती है। अब नॉनवेज देखते ही पुष्पा देवी की बहन भड़क जाती है और कहती है अरे नॉनवेज खाने के लिए बुलाया है क्या तूने मुझे? तू ही खा, मुझे नहीं रहना तेरे घर, इसीलिए अपमान करने के लिए तूने बुलाया था मुझे। और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब घर पे कोई और नहीं था। इसका फायदा उठाकर पुष्पा देवी उसे अपने कमरे में बुलाती है और डंडे से मार मार के उसके सर से खून निकाल देती है। अब खून इतना ज्यादा बह रहा था कि वो वहीं पे गिर जाती है और वही नम्रता की मौत हो जाती है। घर आते ही वो सबको बताती है कि नम्रता घर छोड़ के चली गई और उसकी बॉडी को उसने कहीं पर दफन कर दिया होता है। अब दूसरे दिन विकास परेशान रहता है। उसका ना ठीक से खाने में मन लगता ना काम करने में। लेकिन समय बीतता जाता है। एक दिन रात को वो देखती है कि कमरे में कोई और नहीं, एक चुड़ैल खाना बना रही होती है और वो भी वही पनीर की सब्जी। तो वो डर जाती है। पुष्पा कहती है तुम कौन हो? तो उस पर वो चुड़ैल बोलती है इतनी जल्दी भूल गई माँ जी मुझे? याद करो पनीर की सब्जी कौन बनाना सीख रहा था। तो कहती है नम्रता तुम? पर तुम तो मर गई थी ना। तो कहती है मर तो गई थी, लेकिन अब तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। अब डरती हुई पुष्पा चिल्लाने लगती है। तभी सारे घर वाले वहां पर आ जाते हैं और उसका पति यानी किशोर पूछता है क्या हुआ पुष्पा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? विकास भी आ जाता है। तो विकास उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है और कहता है ए चुड़ैल, तुम हमारे घर में क्यों आई हो? मैं अभी तांत्रिक को बुलाकर तुम्हें यहाँ से भगा देता हूँ। तो वो कहती है हाँ बुला लो, लेकिन मुझे पनीर सब्जी बनानी सीखनी है। तेरी माँ को पसंद थी ना, जब जिंदा थी तो उसी की वजह से मारा था मुझे। तो वो पूछता है कि क्या कह रही हो माँ, ये क्या कह रही है? तो उसकी माँ चुप रह जाती है और उसे सारा वाकया समझ में आता है। देखते ही देखते विकास का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और वो अपनी माँ को खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि आज इसकी चुड़ैल होने की असली वजह तुम हो माँ। उससे डरने की एक्टिंग क्या कर रहे हो? सच्ची चुड़ैल तो मुझे कभी कभी तुम ही लगती हो। अब उसकी माँ का दिल बहल जाता है और उसे काफी बुरा लगता है। और दूसरी ओर दरवाजे पे कोई बेल बजा रहा था। जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर पुलिस आती है और पुलिस पुष्पा को लेकर थाने चली जाती है। और अब घर वाले उसे चुड़ैल की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो हर रोज उनके लिए वेज कभी नॉन वेज तरह तरह का खाना चुड़ैल बनाने लगती है और सारे घर वाले उसकी तारीफ करते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक बहुत अमीर परिवार में होती है जो कि उसके पिताजी का एक सपना ही था। अब अमीर परिवार में आते ही पहले दिन अरे अरे गरीब घर की बहू आ गई खरी। लेकिन अंदर आने से पहले एक बात तुम्हें यहीं पे बता दूं, हमारा घर बहुत अमीर है। यहाँ पर नौकर चाकर बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें गरीबों की तरह कोई काम करने की जरा भी जरूरत नहीं है। सुमन देवी के ये शब्द सुन के कुमुद चुप हो जाती है। कुमुद को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इसका जवाब क्या दे। कुमुद को तो हमेशा काम करते रहने की आदत है। बेचारी निर्मल स्वभाव की लड़की। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि आराम करने के लिए अपने कमरे में कुमुद चली जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सब सो रहे होते हैं तो सबसे पहले कुमुद उठती है और जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहले ही रसोई के लिए वो आलू के पराठे, पनीर की सब्जी, रायता, खीर पूरी बहुत कुछ बना लेती है। इतना कि सारे घर वाले खाकर एक ही दिन में खुश हो जाए। अब सब सुबह नाश्ता करने के लिए जब टेबल पे आते हैं तो सुमन देवी पूछती है कि आप नाश्ता क्यों नहीं लगा है। तब नौकरानी मुझसे बताती है कि माफ़ कीजिए,
आज बहू रानी की पहली रसोई थी, इसलिए हमने कुछ नाश्ते में नहीं बनाया। आज जो भी नाश्ता बना है बहू रानी ने ही बनाया है। इस पे सुमन देवी जोर से भड़क जाती है और सामने वहां पर बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले दिन बताया था ना, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं चलता। यहाँ पे हम अमीर लोग हैं, हमारे घर में काम करने के लिए नौकर चाकर है। तुम क्यों खाना बना रही हो? एक बार बताई हुई बात समझ में नहीं आती है। भगवान, एक किशोरदीप कौन सा नमूना गले में लाकर बांध रखा है पता नहीं। दरअसल किशोरदीप ने अपने मन से कुमुद का रिश्ता पसंद किया था और उससे शादी की थी। अब सारे परिवार उस मन मार के उसकी पहली रसोई होने की वजह से खा लेते। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं, लेकिन कुमुद की आदतें नहीं बदलती। जब कुमुद को पूरा दिन कुछ काम नहीं होता तो घर साफ करना, खुद की रूम 2-3 बार साफ करना, ये सब वो करती रहती थी। लेकिन इससे उसका मन नहीं भर रहा था। एक दिन वो सब्जी लेने के लिए चली जाती है। उसकी सास ये सब देखकर भी इग्नोर कर देती है या फिर अनदेखा कर देती है कि उसे कितना ही समझाओ, क्या ही समझ में आता है उसे। फिर वो सब्जी लेने चली जाती है तो सब्जी वाला बोलता है 30 की एक, 30 की एक। तो उस पर कुमुद बोलती है इतना चिल्लाओगे तो 2-3 औरतें भी नहीं आएंगी। मुझसे पूछ लो कैसे चिल्लाते। अरे 15 की दो, 15 की दो, ले लो सब्जी, ताजी सब्जी, हरी सब्जी। अब कुमुद की आवाज सुन सारी औरतें इकट्ठा हो जाती है और सब्जी खरीद लेती है। और वो औरतें हंसने भी लगती है, कहते हैं क्या हुआ कुमुद, घर के हालात ठीक नहीं है क्या, तुम सब्जी बेच रही हो? तो कुमुद बताती है कि वो अपने मायके में सब्जी बेचा करती थी और वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन पड़ोस वाली औरतें सबसे पहले संगीता जाकर सारी चुगली कर देती है और सुमन देवी के कान भरती है और उसका मजाक भी उड़ाती, कहती है अरे क्या तुम्हारी बहू उस सब्जी बेचने वाली किस गरीब को घर लाए हो तुम? अब सुमन देवी सबके सामने एक बहुत बड़ी चीज कह देती है और कहती है कि अरे वो तो अब महीने के लिए गाँव जा रहे, मैं उसे क्या ही बोलूँ। वैसे अब पता नहीं उन दोनों की जम भी नहीं रही, शायद वो वापस आए या ना आए। और पड़ोस की औरत ये सब सुन के वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में जब कुमुद घर वापस आती है तो उसकी सास उस पर भड़क जाती है और कहती है मैंने तुम्हें क्या कहा था, हमारा परिवार इतना अमीर है, ऐसी गरीबों की हरकतें क्यों करती रहती हो तुम? मेरा गुस्सा तुम जानती नहीं हो ना? और वहां पर जाकर उसके सर पे जोरदार डंडे मारने लगती है। कुमुद की चीखें निकल जाती है लेकिन वो जरा भी दया नहीं करती और उसका सर फोड़ देती है। कुछ ही देर में कुमुद वहां पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उसकी लाश यहाँ वहां पर और उसे वो दफन कर भी चली जाती है। अब दूसरे दिन सुबह का समय था। किशोरदीप अपनी पत्नी को ढूंढता है तो उसकी माँ बताती है कि शायद वो अपने मायके चली गई है और बताया कि कुछ दिन वापस नहीं आएगी। अब मोहल्ले की औरतें देखती है कि एक अजीब दिखने वाली चुड़ैल जैसी लड़की वहां पर सब्जी का ठेला लेकर बेच रही है। सब्जी ले लो सब्जी। ये सब आवाजें सुन वहां की औरतें डर जाती है। संगीता भले ही चुगलखोर थी लेकिन उसमें डेयरिंग भी बहुत थी। वो साहस से भरी संगीता जाकर पूछती है तुम कौन हो, हमारे यहाँ क्यों आई हो, पिशाचनी कहीं की, भागो। तो वो बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि कुमुद है। उसकी सास ने उसके साथ जो कुछ भी बुरा बर्ताव किया था सबके सामने बता देती है और वो इसी वजह से अब चुड़ैल बन चुकी है और इसी बॉडी में फंस चुकी है। अब ये सारी बातें संगीता ने सुन ली होती है। संगीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पति किशोर को बुलाती है और किशोर को सारी हकीकत बता देती है। अब किशोर भी भड़क जाता है और उसकी माँ को जाकर बहुत खरी खोटी सुनाता है। खरी खोटी सुनाने के बाद सुमन देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफी मांगने लेती है। लेकिन तभी उसका बेटा उसे माफ करने से पहले संगीता देवी ने पुलिस को फोन कर दिया होता है। अब कुछ ही देर में पुलिस आकर उसे थाने ले जाती है और देखते ही देखते सारा परिवार खुश हो जाता है। कुमुद आज भी वो चुड़ैल बन के वहां पर सब्जी बेचा करती है और गांव की सारी औरतें उससे सब्जी खरीदती और उसे एक अच्छी चुड़ैल मानकर गांव का सदस्य ही बना देती है। दोस्तों, कभी किसी की अच्छाई का और मेहनती स्वभाव का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कमलपुर नामक छोटा सा गांव जिसमें एक परिवार हंसी खुशी रह रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुसुम के बेटे आकाश की आज शादी हो गई होती है। हंसी खुशी के साथ उसका बेटा आकाश और बहू मधु घर में आते हैं। घर में आते ही हम देखते हैं कि उसका स्वागत चल ही रहा होता है। तभी अचानक छोटा बेटा गोलू उसे खींचने लगता है और कहता है कि साबूदाना साबूदाना। अब ये सोचते ही मधु सोच में पड़ जाती है कि छोटा बच्चा आखिर साबूदाना साबूदाना क्यों कह रहा है। दरअसल वो खाने के लिए मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जेठानी उस छोटे से बच्चे को खींच लेती है और कहते हैं कि गोलू मैंने क्या कहा था तुमसे, चुपचाप खड़े रहो।
अब ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन मधु इसे इग्नोर कर देती है। अब हम देखते हैं कि मधु की सास कुसुम उसे कहती है कि अरे बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, आज ही बहुत थक गई होगी, सो जाओ। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई होगी, तुम्हें तो पता ही है पहली रसोई में कितना काम होता है। अब ये बातें सुनकर थोड़ा सा डर जाती है। अब मधु के डरते ही सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह का समय था। हम देखते हैं कि सुबह सुबह यानी कि लगभग 5 बजे मधु के रूम पे कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। मधु नींद से उठती है और कहती है कि अरे कौन दरवाजा खटखटा रहा है सुबह सुबह, अभी तो 6 भी नहीं बजे। और देखती है तो वहां पर दरवाजे पर उसकी सास कुसुम खड़ी थी। कुसुम उसे उठाकर कहती है कि बहू, तुम्हें पता नहीं है क्या, आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। तो मधु तैयार होकर किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही वो देखती है कि उसकी सास वहां से आ रही होती है। वो सास से पूछती है, सासू माँ मैं सबके लिए क्या बनाऊँ, आलू मटर पनीर क्या बनाऊँ, जल्दी बताए, मैं चुट से बना लूंगी। तब उसकी सास उसे डांटती है और कहती है कि अरे आज साबूदाना वड़े बनेंगे सबके लिए, घर में सबको वही पसंद है। तो वो सोच में पड़ जाती है और कुछ ही देर में साबूदाना वड़ा बनाने लग जाती है। देखते ही देखते पूरे घर के लिए बहुत सारे साबूदाना वड़े बना देती है। लेकिन कभी कभी तलते तलते कुछ ऑयल की बूंदे, थोड़ा सा तेल उसके हाथों में आते आते रह जाता है। काफी डर भी जाती है। अब डाइनिंग टेबल पे सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मधु जाकर सबको एक एक साबूदाना वड़ा दे देती है प्लेट में। तो सब खाने लगते हैं। कुछ लोग को अच्छा लगता है तो कुछ लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। जैसे कि ननंद प्रिया कहती है, अरे भाभी ये तो ठीक से क्रिस्प भी नहीं लग रहा, आपने ठीक से तला नहीं है क्या। तभी हम देखते हैं कि उसकी सास भी बोलती है, अरे क्या इसमें नमक थोड़ा कम है, तुम्हारे मायके में यही सीख के आई हो क्या। अब उसका पहला ही दिन होता है तो मधु कुछ ज्यादा जवाब नहीं देती और कल से ज्यादा कोशिश करने की बात करके वहां से चली जाती है। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और दूसरा 1-2 दिन तो चुप रहती है मधु। 2 दिन बाद मधु सुबह पूछती है कि माँ जी अब तो 2 दिन हो गए, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं, पनीर पराठे जल्दी जल्दी बताइए। तब उसकी सास उस पर भड़क जाती है, कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हमारे घर में सभी साबूदाना वड़े खाते हैं, सबके लिए साबूदाना वड़े बनाओ। अब ये सब बातें सुनकर मधु घबरा जाती है। मधु कहती लेकिन माँ जी हमने तो 2 दिन से साबूदाना वड़े ही खा रहे हैं, ये कैसे होगा। तो उसकी सास उसे डांट कर समझाती है कि तुम्हें जितना कहा गया है बस उतना करो। अब मधु सबके लिए फिर से साबूदाना वड़े बनाती है। बनाते बनाते हम देखते हैं कि सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन गलती से तेल ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से एक साबूदाना वड़ा उसके हाथ पे गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। वो चिल्लाने लगती है। तभी उसका पति देखकर कहता है, अरे मधु ये क्या हुआ। और सास भी पीछे पीछे दौड़ के आती है और कहती है कि क्या हुआ मधु बहू। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर एक साबूदाना वड़ा गिरा है, वो कहती है क्या हुआ बहू, तुम एक ठीक से साबूदाना वड़े भी नहीं बना सकती क्या, मायके से सीख के आई हो, एक साबूदाना वड़ा खराब कर दिया, चलो फिर से तलो सारे। और उसके पति को वहां से लेकर चली जाती है। अब देखते ही देखते दिन गुजरने लगते हैं और उसकी कदर किसी को नहीं होती। कभी मधु का हाथ जलता तो कभी मधु ठीक से नहीं सो पाती। अब इन सभी से मधु परेशान हो जाती है और एक दिन ये ठान लेती है कि सबको मजा चखा के रहेगी। अगले दिन वो साबूदाना वड़ा जिसकी उसको हर बार नमक कम होने की वजह से बुराइयां निकल जाती है, आज उसमें नमक की पूरी डिब्बी डाल देती है और वो इतने खारे हो जाते हैं कि हर कोई लगभग परेशान ही हो जाए। अब वो जाकर सबको नाश्ता हर रोज की तरह दे देती है और हर कोई नाश्ते में साबूदाना वड़ा खा के खुश होता है। लेकिन आज पहला निवाला मुंह में डालते ही गोलू कहने लगता है ये तो खाला है। और उसकी सास कहती है बहू ये बेटा क्या बोल रहा है। उसकी सास और सारे उसे टेस्ट करते ही सब परेशान हो जाते और कहते हैं कि इतना खारा बहू, इतना खारा साबूदाना वड़ा तो हमने जिंदगी में नहीं खाया। एक एक करके उस पे सब गुस्सा करने लगते हैं। तभी मधु का पारा चढ़ जाता है। मधु सब पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इतना ही आसान है तो आप सब जाके साबूदाना वड़ा बना के खाओ, कितना मुश्किल है, हर रोज उठते ही आप लोग को साबूदाना वड़ा खाना है, परेशान हो गई हूं मैं आप लोगों की बातों से, अब जाइए और खुद बना के खाइए। और उसी से अपने कमरे में चली जाती है। वो बैग भरने लगती है और घर छोड़ के नहीं जाती। रात को हम देखते हैं कि उसकी सास सबके लिए साबूदाना वड़े बनाती है, लेकिन तेल फिर से गर्म हो जाता है क्योंकि गैस खराब होता है और उसके हाथ पर थोड़ा सा तेल गिर जाता है। अब उसके सास के हाथ पे तेल गिरता है, वो सारा घर सर पे उठा लेती है और एक एक करके सबको भला बुरा सुनाने लगती है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि मधु हर रोज कितनी मुश्किलों का सामना करती है। अब ये पता चलते ही सब लोग जाकर मधु से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि
मधु, तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो कल से तुम वो नाश्ते के लिए बना देना। अब ये सब पता चलते ही मधु खुश हो जाती है और जाकर सबके लिए पराठे, पनीर और अलग अलग सब्जियां बना देती है और सभी खाकर एक साथ खुश होते हैं। साथ ही साथ उसकी सास उससे माफी मांग कर ये भी कहती है, मधु बहू मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि हम सबको साबूदाना वड़ा पसंद है तो सबको वही खाना चाहिए, लेकिन आज पता चला कि बाकी की चीजें भी कितनी टेस्टी होती है, हमें माफ कर देना मधु। और ये कहकर मधु बड़े मन से सबको माफ कर देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा हमें नई नई चीजें जिंदगी में ट्राई करती रहनी चाहिए और कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।